डॉक्टर रवि भूषण जी को मैं टेम्स नदी बहती रही इस किताब के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि ये किताब बीते दिनों आई है और अनेक पत्रिकाओं में इसकी समीक्षाएं भी आई हैं। मैंने देखा है कि इंदौर में भी इस किताब पर केंद्रित आयोजन हुए, वहाँ से एक पत्रिका निकलती है वीणा पत्रिका, उस पत्रिका ने भी इस पुस्तक पर विशेष तौर पर एक आयोजन किया, जिस पर उस इलाके के जो भी लिखने पढ़ने वाले लोग हैं सभी शामिल हुए। पटना, भागलपुर और दूसरे शहरों में तो आयोजन हुए ही, आपने भी यहाँ इस किताब को अपने आयोजन में शामिल किया, तो मैं रवि जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और तीसरे कि आज 4 कहानियाँ पढ़ी गई, मैं इन सभी लेखकों को, जिनमें मीना पांडे जी हैं, मंजू मन जी हैं, विनय विक्रम सिंह जी हैं, शिवराज जी हैं, इन सभी लेखकों को भी मैं बधाई देता हूँ कि आपने कहानियाँ लिखी और इस मंच से आपने उसका पाठ किया। और बाकी बातें अपनी जगह हैं। इन कहानियों की नींबू को जैसे हम निचोड़ते हैं तो नींबू निचोड़ समीक्षा भी हुई, और ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये तो ये बताता है कि आप कितने सजग हैं और अपने बीच के रचनाकारों को आप कितना मांझना चाहते हैं और उसकी कितनी आप ऐसे करना चाहते हैं, और एक छोटी से छोटी बारीकियों से आप उन्हें अवगत कराकर हिंदी कहानी में एक समर्थ रचनाकार के रूप में आप उन्हें पेश करना चाहते हैं। तो यह कार्यशाला जो है, यह जो पाठशाला जिसे आप कहते हैं, अगर यहाँ से अगर ऐसी कोशिशें हो रही है तो ठीक है कि उसकी आलोचना हो, उनकी तारीफ भी हो, पर उसकी माने उसे हृदय से उसका स्वागत ही हम कर सकते हैं। मैं तो सभी लेखकों से कहता हूँ कि लेखन की किमियागिरी को जाने दीजिए, लेकिन एक बात आप याद रखिए कि दीठा लिख, अनदीठा लिख, लेकिन एक समंदर मीठा है। आप अपने अनुभव से लिखिए, पढ़ी हुई चीज़ों से आप अंतर तत्वों को लीजिए, लेकिन आप जो लिखिए समाज को जो दीजिए, एक समंदर मीठा है। बहुत सारी बातें हुई, मेरे छोटे भाई देवेश जी ने बहुत अच्छी बातें और जो इनके अनुभव थे उसे भी इन्होंने यहाँ साझा किया, बहुत अच्छा लगा इन्हें सुनकर। मैं थोड़ी सी बातें, 2-3 बातें मैं कहूँगा। जहाँ बलराम जी ने अपनी बातें ख़त्म की, मैं वहीं से अपनी बातों को थोड़ा आगे बढ़ाऊँगा, क्योंकि बातें यहाँ बहुत हो गई हैं, कहानियों पर बहुत सारी बातें हो चुकी हैं और हमारे मंच ने भी इस पर बहुत सारी बातें की हैं। खास करके मुझे और एक बात बहुत अच्छी लगी कि आलोक जी ने जिस अभिभावकत्व के साथ अपनी बातें आपसे कहीं, हो सकता है कि वे बातें तीखी हो, लेकिन आपने इतने प्रेम से उनकी बातों को लिया, ये भी बताता है कि आप कितने पॉजिटिव हैं। ये बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं यहाँ दूसरी बार आया हूँ। एक बार मैं कविता के किसी आयोजन में मैं आया था, और ये दोनों ही बार मैं आदरणीय सुभाष चंद्र जी के सौजन्य से शामिल हो पाया। वो कह रहे थे कि कहानी का सौंदर्य क्या है, इसकी तलाश, इसकी समझ तो हो कहानीकारों को। देखिए, कई बार क्या होता है कि कहानीकार जो है, ये बातें मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, जो लगभग 40-42 सालों तक, आज तक मैंने हजारों कहानियाँ पढ़ी, और नई धारा के हर अंक में मैं 4 से 5 कहानियाँ मुझे छापनी होती है, लेकिन उसके लिए मैं 20 से 25 कहानियाँ पढ़ता हूँ। इसलिए मुझे पता है कि आजकल कहानियाँ जो आ रही हैं वो किस तरह की कहानियाँ आ रही हैं। इसके अलावा बहुत सारी पत्रिकाओं को भी मैं देखता हूँ कि किन पत्रिकाओं में हमारे कौन से लेखक क्या चीज़ें मतलब वो लिख रहे हैं, या किस कथा संवेदना से वे जुड़ रहे हैं। तो मैं 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूँ बुनियादी तौर पर। नंबर 1 कि आप कहानी लिखने के लिए जिन तत्वों का सहारा लेते हैं, अब कविता लिखिए, कहानी लिखिए, जिस किसी विधा में भी आप लिखिए, उस विधा की जो तात्विकियाँ होती हैं, आप उन तात्विकियों का सहारा लेते हैं उस विधा को खड़ा करने में। अब कहानियाँ ही लिखते हैं,
कई बार आप सोचते हैं कि हम जो चरित्र है एक ऐसा चरित्र का गठन करें जो सबको पसंद आए। कभी आप भाषा पर ध्यान देते हैं, कभी आप उसके मतलब जो उसका शिल्प का पक्ष है, कभी आप उस पर ध्यान देते हैं। ये हो नहीं सकता है कि कोई लेखक उनकी जितनी तात्विकियाँ हैं वो सबका मास्टर है, ये हो नहीं सकता। तो आप तात्विकियों पर ध्यान देकर अपने को समेट लेते हैं। एक बात हमेशा हमारे कहानीकारों को ध्यान में रखना चाहिए कि तात्विकियों से कहानियाँ लिखी जा सकती हैं, वो अच्छी भी होती हैं, पर वो कहानियाँ बड़ी नहीं होती। तो फिर कहानियाँ बड़ी किससे बनती हैं? अगर उन तात्विकियों से कहानियाँ बड़ी नहीं बनती हैं तो कहानियाँ बड़ी किससे होती हैं? कहानियाँ बड़ी होती हैं कन्फ्लिक्शन से, द्वंद्व से, कि आप एक कहानी में कितने द्वंद्व पैदा कर पाते हैं। अच्छा कहा मेरे भाई देवेश जी ने, इन्होंने कुछ बातों को समझाने के लिए कहा कि ये कफन की चर्चा की। ठीक है कि बहुत सारे लोगों ने, जो एक घड़ा के लोग हैं, उसने उस कहानी के यथार्थ की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए। ठीक है, वो अपनी जगह है, लेकिन आप देखिए कि उस कहानी में कितने द्वंद्व हैं। एक पिता का द्वंद्व देखिए, वो सिर्फ इसलिए अंतर देखने नहीं जाना चाहता है कि कहीं उसका ही पुत्र आलू न खा जाए। वो पुत्र भी इसलिए नहीं जाना चाहता है पिता न खा जाए, और वो वहाँ पीड़ा से छटपटा रही है। इस कहानी का जो मतलब केंद्रीय वस्तु है वो उस बुधिया का दर्द से तड़पना। हो सकता है कि कुछ आलोचकों को वो केंद्रीय लगे, कुछ लोगों को दूसरी तमाम बातें लगे, लेकिन उस एक द्वंद्व से, और सोचिए वो कहानी लिखी गई कब 36 में, और आज भी हम उसमें कहते हैं कि समाज में इतनी पतनशीलता आ जाए, हमें दिखाना कुछ और होता है और हम चीज़ों को कहीं और ले जाते हैं। तो ये जो कन्फ्लिक्शन है वो कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं? ये किसी भी द्वंद्व को, एक बात जान लीजिए, ये हम कन्फ्लिक्शंस क्यों क्रिएट करना चाहते हैं? स्ट्रगल के लिए, संघर्ष के लिए। संघर्ष क्यों लाना चाहते हैं? यथा स्थिति से उबरकर समाज में एक नए परिवर्तन के लिए। तो परिवर्तन की पूर्व पीठिका, पहले की प्रक्रिया है संघर्ष की। समाज को हम यथास्थितिवाद से आगे ले जाना चाहते हैं। कौन सा यथास्थितिवाद? तो समय की संवेदना को, भाषा की संवेदना को, चरित्र की संवेदना को, ये 2-3 चीजों की संवेदना को जब आपस में आप मिलाएंगे और उसे अपने समय की जो मूल चिंताएं हैं, उन चिंताओं के बरक्ष जब आप उसके, चाहे वो भाषा हो, चाहे शिल्प हो, चाहे चरित्र हो, उन तमाम चीज़ों को जब आप कसना शुरू करेंगे, तब जो है वो कन्फ्लिक्शंस, द्वंद्व आते हैं। रामचरितमानस 600 साल पहले वो ग्रंथ जो है वो लिखा गया, लेकिन आज भी मैं तो विश्वविद्यालय के हल्के से आता हूँ, केवल रामचरितमानस में द्वंद्व विषय पर 50 से अधिक शोधकारी हुए पीएचडी के लिए। गोदान के द्वंद्व पर, शेखर एक जीवनी के द्वंद्व पर, जो भी क्लासिक ग्रंथ हैं हमारे यहाँ, उन ग्रंथों के केवल द्वंद्व की पड़ताल करने के लिए जाने कितने कितने शोध हुए, और आज भी हो रहे, उस द्वंद्व की पकड़ और उसकी तलाश के लिए। तो मूल बात क्या है? एक शब्द आया था बीच में कहीं, ये आत्मा का रंजन, हम तो हाँ बलराम जी ने कहा था। बलराम जी, आप इतिहास को पढ़ते हैं और वो इतिहास को बनाते हैं, ये फर्क तो है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के जो 50-55 साल दिए हैं इन चीज़ों को समझने के लिए, एक बुनियादी फर्क है। उन्होंने कहा कि ये रंजन, आत्मा का रंजन, आत्मा का रंजन, ये जो रंजन है, रंजन मतलब आनंद, रंजन का अर्थ होता है आनंद। और कभी ये बताया गया कि साहित्य का लक्ष्य क्या होता है, तो मनुष्य को आनंद प्रदान करना। लेकिन आज अगर कोई कहे कि साहित्य का लक्ष्य क्या होता है, तो जो भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आपने भी पढ़ा होगा,
शुरुआती दिनों से। साहित्य क्या भैया? तो ये सहित है। सहित क्या है? तो जिसमें हित की भावना। हित क्या है? तो ये कल्याण है। कल्याण क्या है? तो ये शिव है। और जब हम शिव बोलते हैं तो उसको सत्य, शिव और सुंदर यानी सौंदर्य से आप जोड़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि धीरे धीरे आप साहित्य को ले जाते हैं। साहित्य क्या है? तो रसो वैसा, रस के समान है। रस यानी आनंद के समान है। लेकिन ये बातें तब सही हो सकती हैं जब समाज में शांति हो, जब समाज में चारों ओर सुख हो, शांति हो, तनाव न हो। लेकिन आज आप जिस दौर से गुजर रहे हैं, जहाँ कदम कदम पर लाखों चल, भीड़ बहुत है, धीरे चल। किसी ने लिखा कि कदम कदम पर लाखों चल, भीड़ बहुत है, धीरे चल। तनाव बहुत ज्यादा है, एक से एक तनाव में आप जी रहे हैं। क्या इस समय में भी साहित्य ही साहित्य होगा? हम कहते हैं कि होगा, लेकिन उसकी व्याख्या हम अलग करते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि साहित्य में स और हित, हम कहते हैं सही और तो कहते हैं तथ्य को, तथ्य कहते हैं यथार्थ को। हम कहते हैं कि हमारे समाज का जो यथार्थ है, यदि आप उसे ठीक ठीक पकड़ सके मतलब, पकड़ सके का मतलब ये है कि उसकी मूल संवेदना के साथ। ये देख लीजिए, लिखा किसी ने, जीवन यह अखबार नहीं है, ऊपर ऊपर क्या पढ़ लोगे, जीवन यह अखबार नहीं है। किसी भी मनुष्य का जीवन, तो वो जो चरित्र होता है वो अखबार थोड़े ही है। उसके चरित्र को समझने के लिए उसके अंदर आपको बैठना पड़े, और बैठ करके केवल उसकी मूलभूत समस्याओं को जान लेना यह एक बात है। और उसके बाद जो कथा लेखन की तकनीक है उसकी कीमियागिरी का मतलब, डॉक्टर गोपाल राय कहते थे, उपन्यास के आलोचक थे, कहानी के आलोचक थे, या नंद दुलारी वाजपेयी भी कहते थे कि ये कथा कहन का कौशल। ठीक कहा बलराम जी ने और देवेश जी ने भी, कि केवल हमने किसी के जीवन को पढ़ लिया और हमने देखा कि उनके जीवन में ये दुख है और उसको हूबहू हमने कहानी में उतार दिया, तो ये रिपोर्ट हो सकती है, ये रिपोर्ट तो हो सकती है, लेकिन इसमें कहानी, इसमें साहित्य नहीं। तो फिर बलराम जी ने कहा कि उसमें कल्पनाशीलता होनी चाहिए। कल्पना मतलब इमेजिनेशन बिल्कुल नहीं। कल्पना हम कहते हैं साहित्य में, कथा की आलोचना में प्रतिभा को। आप में उतनी क्षमता, उतनी प्रतिभा भी होनी चाहिए कि उस पीड़ा को, चाहे वो बुधिया की पीड़ा हो या किसी भी चरित्र की पीड़ा हो, उसे हम ठीक ठीक अपने समय और समाज की संवेदना के बरक्ष उसे हम पढ़ सके। और इसीलिए कहा गया है झूठ भी सच दिख सकता है, और सच भी अगर आप लिखेंगे तो वो झूठ जैसा लग सकता है। तो कुल मिलाकर केवल दो बातों पर मैं बल दे रहा हूँ। नंबर एक, यदि कथा साहित्य में हम हैं और ये पाठशाला या कार्यशाला है, तो यहाँ कथा कथन के कौशल पर भी हमें थोड़ा काम करना चाहिए। नंबर एक, कथा कथन का कौशल में केवल ये नहीं है कि अभिव्यक्ति का कौशल, ये नहीं है केवल। जैसे अभी एक कहानी पढ़ी गई, उसकी भाषा मुझे बहुत अच्छी लगी, और खासकर आपको भी अच्छी इसलिए लगी होगी क्योंकि उसमें लोक जीवन के से छंदों या भाषाओं को इस्तेमाल किया गया, क्या कहानियों में किया गया, और ये अच्छा लगता है। एक विधा से दूसरी विधा में आवाजाही जब आप करते हैं तो आपको वो चौंकाता है, आपको वो अच्छा लगता है, ये लगता है। प्रोफेसर नामवर सिंह कहते भी थे कि बहुत सारे कवि ऐसे हैं, वो किसी संदर्भ में कह रहे थे कि वो क्या करेंगे, कविता में कहानी लाएंगे, कविता में कहानी लाएंगे। अब बहुत सारे लेखक ऐसे होते हैं, कथाकार, जो कहानी में पोएटिक लैंग्वेज के साथ आएंगे, काव्यात्मक संवेदना या उसकी उस तरह की भाषा के साथ आएगी। एक कहानी यहाँ पढ़ी गई, उसकी एक भाषा मैंने देखी तो मुझे लगा कि इसमें बहुत संभावना है, ये कहानी बहुत अच्छी होगी। मैं बहुत ध्यान से पढ़ने लग गया। उस कहानी में लेखक ने लिखा कि बाहर का मौसम उसके जीवन के मौसम की तरह ही करवट ले रहा था। ये बहुत पोएटिक लैंग्वेज के लगा, लेकिन फिर अगले ही 1 मिनट के बाद मैंने देखा कि वो पंक्ति आ गई कि रवि का व्यवहार तो उसकी समझ से बाहर था, या दोगला गैर जिम्मेदाराना स्वभाव। मुझे लगा कि वो क्षमता यहाँ खत्म हो गई।
कि आप एक स्तर पर भाषा को कहीं ले जाते, थोड़ा ठहरना चाहिए, कहानी में थोड़ा ठहराव भी चाहिए, सिर्फ समझने के लिए, भाषा के साथ व्यवहार करने के लिए, चरित्र की संवेदना को समझने के लिए। हड़बड़ी में कोई चीज, वो कविता हो या कहानी हो, कुछ भी वो नहीं लाना चाहिए। रचना के साथ वो मतलब एक ठहराव जरूरी है समझने के लिए। तो मैंने ये कहा कि वो जो कथा कथन का कौशल है, और कथा कथन का कौशल जब मैं कहता हूँ तो इसमें केवल अभिव्यक्ति का सौंदर्य नहीं है, और यही वो स्थल है जहाँ एक एक चरित्र के जीवन से उसकी संवेदना को द्वंद्वात्मक तरीके से उनको पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे एक उदाहरण में केवल देकर अपनी बात को मैं समेटना चाहूँगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि रामचरितमानस एक ऐसा महाकाव्य है जिस पर सबसे ज़्यादा, लगभग मैं जानता हूँ कि लगभग 600 से अधिक थीसिस लिखे गए, सबसे ज़्यादा। मगध विश्वविद्यालय ने उसकी एक जितेंद्र वत्स ने वो सूची तैयार बनाई, अपने समय तक उन्होंने 629 थीसिस के नाम ये बताए, और उनमें से बहुत ज़्यादा उसमें उसके द्वंद्वों पर काम किया गया। ये द्वंद्व क्या है? अब आप देखिए, रामायण की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब राम और रावण की सेना आमने सामने है, राम और रावण की सेना आमने सामने है, और वहां किसके मन में द्वंद्व हो गया? जिसको उस युद्ध से कुछ लेना देना नहीं था, विभीषण के मन में। क्यों? क्योंकि विभीषण को तो श्री राम ने कहा था यदि मैं लंका जीत गया तो वहां के सम्राट आप होंगे। लेकिन विभीषण क्या देख रहा है? विभीषण क्या देख रहा है? रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। देख रहा है कि रावण जो है एकदम अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्र रथ पर सवार होकर चला रहा है, और राम के न तो पैरों में जूते हैं न शरीर पर कपड़े हैं, ये कैसे जीतेगा? और अगर ये जीतेगा नहीं तो मेरा मारा जाना तो निश्चित है। अब देखिए उसके मन में द्वंद्व है। लेकिन महाभारत में क्या होता है? महाभारत में जब पांडव और कौरवों की सेना आमने सामने है तो वहां जो सबसे वीर नायक है, चरित्र है, उसके मन में द्वंद्व आता है। और सोचिए कि उनके मतलब रथी कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन के मन में वह द्वंद्व आता, और वो द्वंद्व क्या था? हम मान सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए कि वहां विभीषण के मन में स्वार्थ था, लेकिन इनके मन में तो कोई स्वार्थ नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। और वो कह रहे हैं कि सामने वो देख रहे हैं कि जितने चरित्र हैं सब उनके रिश्तेदार हैं। तब वो कहते हैं कि इन रिश्तेदारों को ही मारकर यदि सत्ता हासिल होती हो तो ऐसी सत्ता को लेकर हम क्या करेंगे? वहाँ स्वार्थ था, यहाँ मूल्य है, यहाँ मूल्य है, जीवन का मूल्य है। तो ये जो द्वंद्व है, मैं केवल ये बताना चाहता हूँ आपको कि ये जो द्वंद्व है, ये द्वंद्व कई कारणों से पैदा होता है, और उन कारणों को समझने के लिए आपको अपने समय की संवेदना से, चरित्र की संवेदना से जुड़ना बहुत जरूरी है। तो ये कथा कथन का कौशल, और नंबर 2 द्वंद्व की तलाश करनी चाहिए, और अगर वो न हो तो थोड़ा सा ठहर जाना चाहिए अपनी कहानी के साथ, फिर से उसका लेखन करना चाहिए, फिर से उसको देखना चाहिए, और तब आप देखिएगा कि आपकी कहानी बहुत अच्छी बनेगी। बहुत अच्छा उदाहरण बलराम जी ने दिया, मैं जानता हूँ, मैं गवाह हूँ उसका। एक कहानी ने इनको, ये रविवार दैनिक आज में साहित्य संपादक थे बनारस, ये कानपुर में, और एक कहानी ने इनको बुला लिया वहाँ से सारिका में, निमंत्रण आ गया कि आप सारिका में आ जाइए, और दूसरी कहानी इनकी धर्मयुग में छपी तो ये दिल्ली में आकर स्थापित हो गए, और उस जमाने में इन्होंने 4-5 बहुत अच्छी कहानियाँ दी। ऐसे बहुत से लेखक आपको मिलेंगे, तो हमें उनसे भी सीखना चाहिए। लेकिन उस सीखने के क्रम में मैं आपको कभी ये कहकर नहीं जाऊंगा आज कि आप कहानियां मत लिखिए, जल्दी जल्दी मत सुनाइए। ये सारी अभ्यास की कड़ियाँ हैं। अगर आप अभ्यास नहीं कीजिएगा, एक अच्छी कहानियां लिखने के लिए 10 बेकार कहानियां लिखनी पड़ती है। ये अभ्यास है, और अभ्यास से ही आप एक अच्छी कहानी लेकर आ सकते हैं। अगर ये नाराज, मतलब ये निराश हो जाते बलराम जी कि कांतानाथ जी कह रहे हैं कि ये कहानी बेकार है, मत छपवाइए, नहीं ये नहीं, तो ये तो कानपुर में रह जाते हैं।
तो हिंदी कहानियों में जो बलराम आए एक नई संभावनाओं के साथ, फिर उसका क्या होता। इसलिए मैं कहूँगा कि आप खूब लिखिए और इस तरह की कार्यशालाओं में उसका वाचन कीजिए। छोटी छोटी अगर घरेलू गोष्ठियाँ होती हों तो मित्रों के बीच उसका वाचन कीजिए। और अगर आपकी वहाँ आलोचना न हो तो समझिए, अगर वहाँ आपकी आलोचना न हो तो समझिए कि आप कुछ कर नहीं रहे। आलोचना हो तो समझिए कि थोड़ा थोड़ा आप आगे। ये चीजें मैंने, ये स्कूलिंग्स मैंने आज इस आयोजन में देखा, इसलिए मैं बहुत ही अच्छा अनुभव यहाँ से आज लेकर जाऊंगा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है ये तो प्रसिद्ध कथाकार सेरा यात्री का नगर है, यहाँ से फिर कोई सेरा यात्री, फिर कोई एक अच्छा लेखक हिंदी कहानी को मिलेगा, इस देश को मिलेगा। इतनी बातें मैं इस कार्यशाला में पढ़ी हुई कहानियों को लेकर जो तत्काल मेरे मन में आई वह बातें मैंने आपको कही। अब दूसरी बात, आज एक टेम्स नदी बहती रही कहानी का लोकार्पण हुआ। बस 1-2 मिनट में आपका और चाहूँगा। मैंने रूबी भूषण की कहानियाँ पढ़ी हैं। एक तो समकालीन भारतीय साहित्य में इनकी एक कहानी छपी थी, बलराम जी ने छापी थी। तो मैंने देखा कि तुरंत मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, साहित्य अकादमी की कार्य संचालन समिति के सदस्य भी हैं, उड़िया के बड़े चर्चित कहानीकार। बलराम जी क्या नाम है उनका? गौर हरिदास। अरे क्या अद्भुत कहानीकार है। मैं एक बात जरूर कहूँगा हिंदी के कथाकारों को, हिंदी में तो जो आप लिखते हैं पढ़ते हैं वो अपनी जगह है, भारतीय भाषाओं की दूसरी कथाकारों को भी पढ़ना चाहिए कि किन किन संवेदनाओं को वो पकड़ कर ला रहे हैं साहित्य में। गौर हरिदास, अगर आपको उड़ीसा के कल्चर को, संस्कृति को जानना हो तो गौर हरिदास की कहानी आपको पढ़नी ही पड़ेगी, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। कितने अच्छे कहानीकार। तो उन्होंने, इनकी कहानी इतनी अच्छी लगी उनकी पत्नी को कि उन्होंने इसका अनुवाद कर लिया। वो एक पत्रिका निकालते हैं, कथा, वहाँ ये कहानी इनकी छप गई। ऐसे ही मैंने देखा इनकी एक कहानी मैंने वागर्थ में पढ़ी, रूबी जी की एक कहानी। मैंने भी इनकी कुछ कहानियाँ छापी हैं, वीणा में भी इनकी कहानियाँ छपी। तो एक संकलन इनका देर से आया है, इनका बहुत पहले आ जाना चाहिए था। लेकिन ये क्या करती हैं, और जो ये करती हैं ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे दूसरे रचनाकार साथियों को भी उन चीज़ों को की ओर जाना चाहिए। ये यह करती हैं, ये जैसे एक उदाहरण के साथ मैं बताता हूँ आपको। विनय विक्रम सिंह जी की मैं कहानी पढ़ रहा था, कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी। जैसे सभी मित्रों ने कहा कि भाषा को लेकर मुझे भी लगा, लेकिन मैं यही सोचता रहा कि काश यह जो बुधिया है, मजदूरीन है, अगर इसका कनेक्शन किसी तरह इन्होंने गर्ल्स ट्रैफिकिंग से जोड़ दिया होता, बाल व्यापार से, तो क्या होता है कि एक बड़े मुद्दे से अगर कहानी जुड़ जाती तो मतलब एक ऐसे ही मैंने उदाहरण दिया तत्काल। वो तो कहानीकार और जो भी उसकी मांग होती उससे वो होगी। इसी तरह के किसी गर्ल्स ट्रैफिकिंग हो या और किसी तरह की बात उससे अगर जुड़ जाती कहानी तो उसकी संवेदना बड़ी हो जाती। तो ये क्या कर, जैसे इनकी कहानी मैंने पढ़ा, टेम्स नदी बहती रही। ये चूँकि ये लंदन जाती रहती हैं, इन्होंने यूरोप, इसके बाद मैंने इनको देखा है जर्मनी, फ्रांस के बहुत सारे शहरों में घूमी, अमेरिका में तो ये जाती रहती हैं। तो दुनिया भर के देशों में ये घूम चुकी है, तो वहाँ के कैरेक्टर्स को देखती है और वहाँ इनके कोई जान पहचान परिचित नहीं। तो ये टेम्स नदी के किनारे जाकर, ये कहानी के प्यास से मैं बता रहा हूँ, वो टेम्स नदी के किनारे जाकर वो जो है बैठ जाती है। तभी क्या देखती है कि कोई युवक जो है वायलिन बजाते हुए वहाँ रहता है, कुछ लोग उसको कुछ पैसे दे जाते हैं और इस तरह से एक लड़की प्रभावित होती है उससे और फिर दोनों जुड़ती है। बाद में पता चला कि वो गे संबंध की ओर वो कहानी बढ़ जाती है और वो दोनों गे थे और वो जो है लड़की में कह रहा था, सॉरी, ये दूसरा एक लड़का। तो और ये गे संबंधों के बारे में जितनी संवेदना बारीकी के साथ इन्होंने इस कहानी को लिया है, अद्भुत है वो कहानी। इसी तरह से इनकी हर कहानी जो है, जैसे इनकी कहानी मैं नरेश शुक्ला की बेटी नहीं हो सकती, इसी में वो वही कहानी समकालीन भारतीय साहित्य में छपी थी। उसमें है कि किसी लड़की के साथ रेप होता है, ये स्वाभाविक घटना है भारत में, और वो संयोग है कि उन दिनों वो लड़की जो पेट से थी और एक बच्चा पैदा होता है उसको।
अब उस लड़की को लगता है ये जो मेरे पेट में वो कंसीव कर गई है, कहीं ये उस बलात्कारी का बच्चा तो नहीं है। और वो उसी समय से वो घृणा करती है, पेट पर वो मुक्के मारती है। घर में इसके पिता से और लोगों से संबंध कटु बनते हैं, यहाँ तक कि जब बच्चा हो जाता तब भी ये वैसा ही करती है। और बाद में घटनाक्रम आगे बढ़ता है, ये उसका परीक्षण कराया जाता है, पता चलता है कि नहीं ये वास्तव में, अच्छा उनका पति थोड़ा सा पुरुषत्व की उसमें कमी भी थी, उसको इसलिए भी उसका शक बढ़ता चला गया। लेकिन बाद में पता चलता है डीएनए से कि नहीं ये वास्तव में उसी का बच्चा था। लेकिन इतने दिनों तक जो वह अमानवीय व्यवहार उस मासूम बच्चे के साथ हुआ, उसे वह जीवन कौन लौटाएगा? वो समय कौन लौटाएगा? वो माँ लौटाएगी, उसका पिता लौटाएगा, कौन लौटाएगा? तो ये जो कहानी संवेदना थी वहां पर कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो फिर वही बात मैं कहूँगा मित्रों, ये जो मतलब ये कन्फ्लिक्शंस है ना, कन्फ्लिक्शंस को लाना चाहिए और नए विषयों की खोज करनी चाहिए। तो अगर इससे ये होता है तो पाठकों का भी लाभ होगा, लेखक का भी लाभ होगा। मैं सोच रहा हूँ इससे ज़्यादा मुझे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मैं प्रोफेसर ठहरा, हम लोग वैसे ही बदनाम हैं। माइक पकड़ लेंगे तो 1 घंटा जो है ये माइक छोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन चूँकि कथा रंग में मैं आया हूँ पहली बार और मैं बहुत अच्छा अनुभव लेकर जा रहा हूँ। सवाल ये नहीं था यहाँ पर कि कहानियाँ कैसी पढ़ी गई, सवाल ये था कि आपने एक कोशिश की, आपने कुछ चरित्रों को पकड़ने की कोशिश की, और ऐसी कोशिशें होती रहनी चाहिए। और जो आपका फॉर्मेट है यहाँ, वो फॉर्मेट भी मुझे अच्छा लगा, ठीक है कि थोड़ा समय हुआ, क्योंकि एक ही आपने ही सभी कहानियों पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और आपने अलग अलग पक्षों पर की, थोड़ा समय हुआ। लेकिन ये फॉर्मेट मुझे कुल मिलाकर एक तो घरेलू लगा, एक तो मुझे कुछ घरेलू किस्म का ये माहौल लगा, और दूसरे ये कि आपने जैसा कि बलराम जी ने भी कहा, मुझे भी ये अनुभव लगा कि बेखौफ होकर, ये नहीं कि मैं बुराई कर रहा हूँ। सुभाष चंद्र जी ने किसी की ये कहा कि नहीं ये कहानी तो बिल्कुल बेकार है तो बुरा मान जाएगी, नहीं। मैंने लेखकों को भी देखा कि उन्होंने बिल्कुल बुरा नहीं माना। और आप देखिएगा कि जो लेखक या लेखिका बुरा नहीं मानते, वो आने वाले दिनों में अनंत संभावनाओं के साथ अधिक दमदार कहानियां लेकर आप सबके सामने आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया।